गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज देख लेते हैं हमारे पास करंट अफेयर्स में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इशूज चल रहे हैं। ओके चलिए, और इससे रिलेवेंट लास्ट में हम लोग MCQs भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इशूज क्या है हम लोगों के पास। ओके, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जय सम्मत वन्यजीव अभयारण्य में जंगल क्या किया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जय सम्मत वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। ओके, जंगल सफारी की बात की जा रही है। कहां पर किया गया है इसका आरंभ? तो कहां पर किया गया है इसका आरंभ? इसका आरंभ किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जय सम्मत वन्यजीव अभयारण्य में। ओके, जय सम्मत वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? CM अशोक गहलोत। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? इसका जो उद्घाटन किया गया है वो वर्चुअल तरीके से किया गया है। ओके, अशोक गहलोत जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और वह भी वर्चुअल तरीके से किया गया है। यहाँ पर आपका मतलब विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, शुअर है, हिरन है, चिंकारा है। ओके चलिए, तेंदुए वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके साथ हम लोग देख लेते हैं एक और जो आपके साथ एक फैक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि अभी रिसेंटली मैंने इसी वीक न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का, चले ये तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य कौन सा है, जय सम्मत में स्टार्ट किया गया है। जंगल सफारी है वो स्टार्ट किया जा रहा है। इसके साथ एक और आपका फैक्ट था कि राजस्थान का एक और न्यूज़ था यहाँ पर, मैंने लास्ट वीक में आपको बताया है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ताल छापर। ओके, ताल छापर, ये इसी वीक की न्यूज है। ताल छापर अभ्यारण्य में क्या किया जा रहा है? इसे इको सेंसिटिव जोन, ओके, इको सेंसिटिव जोन के रूप में इसको नामित करने का प्रस्ताव किया गया है। किसके रूप में? इको सेंसिटिव जोन के रूप में ताल छापर अभ्यारण्य को। और ये कहाँ है ताल छापर अभ्यारण्य? ये है कहाँ पर? ये कहाँ पर है? तो यह भी राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? चूरू जिले में। राजस्थान के चूरू जिले में पड़ता है। ओके, राजस्थान के चूरू जिले में। ठीक है, ये चूरू जिले में है। और अगर जय सम्मत वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये कहां पर है? ये कहां पर है? उदयपुर। ये उदयपुर में है, उदयपुर। ओके, और दोनों ही राजस्थान में है, एक चूरू में है, एक उदयपुर में है। तो एक को जो ताल छापर अभ्यारण्य है उसे इको सेंसिटिव जोन मतलब ऐसा प्रस्ताव किया गया है, इसको नामित दिया गया है अभी कि इसको एक प्रपोजल रखा गया है, और लेकिन इसका शुभारंभ हो चुका है। अब इसके साथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि टोटल कितने हाँ, इसको एक चीज इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा, इसको 1962 में इसे आरक्षित क्षेत्र यानी रिजर्व्ड एरिया, आरक्षित क्षेत्र यानी रिजर्व एरिया ओके, और इसकी कितने स्क्वायर किलोमीटर में? ये 7.19 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इतने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके, 7.19 स्क्वायर किलोमीटर में कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य। ओके, ताल छापर अभ्यारण्य। तो ये अभी रिसेंटली आपकी न्यूज़ में इसी वीक का था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया कि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन किसी के बारे में पूछ लेगा, और दोनों ही इन्वायरमेंट से रिलेटिव है, तो इसका भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये हो गई। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि अब तक जो हैं वो टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, या आपके पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था। ओके, कि कौन से कितनी नंबर में कितने हैं। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 100
108 जो है वो क्या है, नेशनल पार्क है, 108 नेशनल पार्क है। ओके, 18 आपके बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, रिजर्व रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और आपके नेशनल पार्क कितने आ जाएंगे, नेशनल पार्क आपके कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, 104 आपके। ओके, 104 है नेशनल पार्क, 104। ओके, 104 और ये 18 है। ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, और अभी चूंकि ये वन्य जीव अभयारण्य की बात की गई है तो ये कितने हैं, 552 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कितने हैं, 552। ये 2022 में करीब 521 थे। ओके, कितने थे, 521 थे, और अभी बढ़ करके ये 528 हो गए हैं। ओके, 528 हो गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस इतना सा इसमें ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, और सबसे ज़्यादा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए, अगर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाती है, सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है, सबसे अधिक अगर बोला जाए, सबसे अधिक कहाँ पर है, सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है सबसे अधिक, तो वो आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। कितने हैं, करीब 40 हैं, 48 सॉरी 48, पता नहीं क्यों डिजिट आज मिस्टेक हो जा रही है, बाय मिस्टेक है ना, डिजिट ही गलत निकल रहा है, 48 है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, 104 नेशनल पार्क है, 18 बायोस्फीयर है, 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, करीब 48 है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसके साथ अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जयसम्मत वन्य जीव अभयारण्य को देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जयसम्मत वन्य जीव अभयारण्य को। तो जयसम्मत वन्य जीव जो अभयारण्य है, यह आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में है, ये तो मैंने बता दिया। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील डेवर झील के तट पर है, और यह 1957 में स्थापित किया गया था। इसका एरिया कितना है, 160 स्क्वायर किलोमीटर, 160 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। और ताल छापर अभयारण्य का कितना है, 7.19 स्क्वायर किलोमीटर मान के चले। ओके, 7.19 ऐसे करके, तो बाकी केवल 2 डिजिट करके 7.19 स्क्वायर किलोमीटर किसका है, तो आपका थाल, जो आपका ताल छापर अभयारण्य है उसका है, और जयसम्मत इसमें कितना है, 160 स्क्वायर किलोमीटर है। तो क्लियर, ये राजस्थान के उदयपुर में है, वो राजस्थान के चारों जिले में है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन से इशूज हैं। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर कि अशोक गहलोत जब इसका उद्घाटन किए थे वर्चुअल तरीके से, तो वहां पर क्या किया था, एक आपकी शांति और अहिंसा एक डिपार्टमेंट है, उसका भी उन्होंने क्या किया था, जो है एक उसके भी इनॉग्रेशन में उन्होंने वहाँ किया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान ही यहाँ पर, ओके, राजस्थान ही केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर, राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ शांति और अहिंसा विभाग मौजूद है। पार्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है राजस्थान में, शांति और अहिंसा की एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में केवल एक यही ऐसा राज्य है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका भी इनॉग्रेशन अभी अशोक गहलोत जी ने किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने मंदी में प्रवेश किया है। अब सवाल यहाँ पे आया है कि दुनिया की क्या है, ये चौथी है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, जर्मनी की। ओके, जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की है, जो कि इसने मंदी में प्रवेश किया है। अब जब चौथी की बात कर रहा है, यानी सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, सबसे बड़ी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी अमेरिका, देन चीन, देन जापान, जर्मनी। तो फिर भारत का नंबर क्या है? भारत का नंबर क्या है? तो भारत क्या है? 5वें नंबर पर है। ओके, ये 5वें नंबर पे, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस तरह से क्रम में ध्यान रखिएगा। अब चूंकि जर्मनी क्या है, मंदी में प्रवेश कर गई है, उस तरफ वो जा रही है, तो जर्मनी की मुद्रास्फीति जो दर है यूरोप के औसत से अधिक है, लेकिन ब्रिटेन के 8.7% से कम है, तो उसे जस्ट आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इस जगह हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आ गई। ओके, हाँ, यहाँ इसके साथ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मुद्रास्फीति दर को लेकर के ही बात कर रहा है, तो हम लोग वर्तमान की क्या देख लेते हैं? रेपो रेट कितनी है वर्तमान में? रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट वर्तमान में। अर्थव्यवस्था हमने देख लिया है। जो जो सवाल यहाँ बन सकते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इससे सवाल हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, रेपो रेट कितनी है, एंड आपकी रिवर्स रेपो रेट हो गई बैंक रेट, और एमएसएफ। चलिए, तो सबसे पहले रिपो रेट देख लेते हैं कितना है, 6.50। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना होता है? रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। बैंक रेट कितनी है? 6.75%। एंड एमएसएफ कितना है? 6.75%। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैंक रेट और जो आपका सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी एमएसएफ, ठीक है, एमएसएफ या बोलो या सीमांत अस्थायी सुविधा दर जो है, ये दोनों हमेशा सेम होता है ना, दोनों हमेशा सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में सब हम लोगों को क्या देखना है इसमें? जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, 4-5 अर्थव्यवस्था, उसको हमने जान लिया, और यहाँ पे रेपो रेट वगैरह हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एआई सुपर कंप्यूटर, एरावत को, एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत। ठीक है, एआई सुपर कंप्यूटर, ओके, कौन सी है एआई सुपर कंप्यूटर? कौन सी है? एरावत। ओके, एरावत को दुनिया में कौन सा रैंक मिला है? दुनिया में इसे 75th ये स्थान मिला है एरावत को, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को। अब देख लेते हैं जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन। ओके, जर्मनी में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISP 2023 है ना, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग क्या है जो सम्मेलन हुआ था, उसमें AISC सॉरी कॉन्फ्रेंस है ना, AISC इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ आयोजित किया गया है? वह जर्मनी में आयोजित किया गया है। जर्मनी में शीर्ष 500 यानी वहाँ पर 500 जो कंप्यूटर है विश्व की, उसकी सूची में का एडिशन कौन था? 61st एडिशन था। इसमें इसे 75th स्थान पर इसको रखा गया है। कितने स्थान पर रखा गया है? तो 75th स्थान पर इसे रखा गया है। ओके, चलिए अब इसे सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा AI पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? AI ओके, AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तहत स्थापित किया गया है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर ये देखेंगे, इसी जगह हम लोग ये देख लेते हैं, इसी स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं हाँ कि दुनिया के 5 जो टॉप की जो सुपर कंप्यूटर है कौन कौन से हैं? दुनिया के 5 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं जो टॉप पे हैं?
अमेरिका का फ्रंटियर है, जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, फिनलैंड की लूमी, इटली का लियोनार्डो एंड समिट कहाँ का है, अमेरिका का है, अमेरिका का समिट। ओके, तो ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ यहाँ पर ये देख लीजिएगा, जो इनमें से क्वेश्चन थोड़ा संभावना कम है, हालांकि दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, लेकिन जो हम संभावनाएं हैं आने की वो रहेगी, वो किसकी रहेगी, भारतीय सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, भारत का कंप्यूटर कौन सा होगा, इंडिया का। इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि, परम सिद्धि। ओके, परम सिद्धि, परम सिद्धि इसको किस नंबर पे रखा गया है, वो तो चलो कि ठीक है, आपका एरावत है तो 70। अच्छा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये एरावत, ओके, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एरावत को दिया गया है, एरावत को, ठीक है, या सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में दिया गया है। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, भारत का कौन सा है, भारत का कौन सा है जो काफी 63rd पोजीशन पे दिया गया है, भारत का कौन सा है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा, परम सिद्धि, परम सिद्धि। कितना, 63rd। ठीक है, किस नंबर पे है ये, 63rd रैंकिंग इसकी, 63rd जो रैंकिंग क्रम देखेंगे परम सिद्धि की तो 63rd है। और इसके साथ ही प्रत्यूष, प्रत्यूष, प्रत्यूष की रैंकिंग भी क्या है, सेम है, 63rd है, दोनों सेम है। ओके, दोनों ही सेम है, दोनों ध्यान रखिएगा, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, ये भारत का सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि 63rd एंड प्रत्यूष 63rd, दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के विकास के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, अरुणाचल प्रदेश राज्य के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य के विकास के लिए, है ना, कहां पर हो रहा है ये, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल, किसकी स्थापना, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ओके, अरुणाचल की स्थापना की गई है। किसके लिए है ये, बिल्कुल आपके जो हेडलाइन है उसमें दी गई है कि अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसके विकास के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल जो है उसको क्या किया गया है, उसकी स्थापना करेगा। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसका, जो आपका स्टेट है अरुणाचल प्रदेश उसके लिए। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ देखना है कि इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इसमें कौन सहयोग कर रहा है, इस डेवलपमेंट में सहयोग कौन कर रहा है, नीति आयोग। ओके, नीति आयोग, नीति आयोग के सहयोग से, नीति आयोग जो है इसके डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, सहयोग दे रहा है, नीति आयोग सहयोग, नीति आयोग के सहयोग से, नीति आयोग के सहयोग से। ये इंपॉर्टेंट है कि किस इसके डेवलपमेंट में अरुणाचल प्रदेश का जो प्रोग्राम वहाँ पर है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल, तो इसके डेवलपमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, नीति आयोग, नीति आयोग के सहयोग से किया जा रहा है, सहयोग से किया जा रहा है। ओके, किया जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि इस नीति आयोग के यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष नहीं, आप क्योंकि इसके तो प्रधानमंत्री ही होते हैं तो इनके उपाध्यक्ष को लिखें। ओके, इनका उपाध्यक्ष को लिखें, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, है ना, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। इसके CEO कौन है, अच्छा इसके उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी, सुमन बेरी। ओके, और CEO कौन है, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ओके, चलिए
और यहाँ पर सीईओ हो गया। इसका गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। ओके, 1 जनवरी 2015। तो ये 3 क्वेश्चन नीति आयोग से ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के सहयोग से किया जा रहा है। और इसका उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, सीईओ अमिताभ कांत, एंड गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शो हो रही होगी, है ना, सब कुछ दिख रहा होगा इसमें। चलिए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। ओके, यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो क्या हो जाएगा? 3 देश। सीमा साझा कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? भूटान, चीन वाला हो जाएगा, एंड म्यांमार। ओके, कौन कौन से हैं? तो इससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, तो खैर ये तो बताने की आवश्यकता नहीं कि इसकी राजधानी कहाँ है, लेकिन इसके साथ कौन कौन से हैं? भूटान, चीन, म्यांमार। ओके, चलिए क्लियर। नीति आयोग के अध्यक्ष को लेकर के तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। जब मैं मे बी शायद किसी स्टूडेंट को, क्योंकि ये क्लास क्या है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, तो कब क्या पूछते हैं। ओके, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री वही होते हैं इसके अध्यक्ष। और तो कौन है वर्तमान में? मोदी जी। ठीक है, चलिए क्लियर। ये कुछ सवाल यहां से आप देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सऊदी अरब और कनाडा ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए। किसने किया है? तो सऊदी अरब ने और कनाडा ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए। कब? तो नवंबर 2022 में पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए। एक्चुअली क्या हुआ, दोबारा से संबंध स्टार्ट हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था जो इनके बीच में खटास आ गई थी? तो देखते हैं इनके बीच में क्या हुआ था, खटास आ गई थी। और कौन कौन से है कौन कौन से ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए हैं? तो सऊदी अरब और कनाडा। ठीक है, चलिए अब इसके देख लेते हैं कि इनके बीच में खटास क्यों हुआ था। नवंबर 2022 में बैंकॉक में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के पीएम कौन थे? कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कनाडा के। और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनके बीच चर्चा के बाद फिर यह फैसला आया कि चलो हम लोग अपने रिश्तों को फिर से स्टार्ट करते हैं। कब? तो 2022 में क्या हुआ था? बैंकॉक में एपेक शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके, 2000 यानी लास्ट ईयर नवंबर में बैंकॉक में एपेक का शिखर सम्मेलन। हम लोग देखेंगे एपेक क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप लोग केवल इतना देखिए कि बैंकॉक के एपेक शिखर सम्मेलन में कौन कौन? तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कौन है कनाडा के पीएम। सेकंड, सऊदी अरब के कौन है? तो वो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। के बीच में उन लोगों ने चर्चा किया, फिर ये फैसला लिया। तो मुद्दा क्या था, क्यों ऐसा हो गया था? तो मुद्दे को देखते हैं। तो सऊदी अरब में हिरासत में ली गई महिला अधिकार कार्यकर्ता, ये है मुद्दा, ये है। ठीक है, जो इश्यूज है आपका वो ये है इशू। ओके, इश्यूज आपका ये है। सऊदी अरब में हिरासत में ली गई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए रियाद यानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कनाडा के दूतावास द्वारा, कनाडा का जो दूतावास है उसके द्वारा प्रकाशित एक ट्वीट पर सऊदी अरब और कनाडा के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, केवल क्या था? मुद्दा था महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई। ओके, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए था।
तो इसने क्या किया, एक ट्वीट कर दिया, उसी पर सऊदी अरब और कनाडा के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। अब फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। सऊदी अरब ने इस ट्वीट को क्या बोला, अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। ठीक है, झगड़ा फिर आगे कैसे बढ़ गया, बोला कि नहीं ये तो हमारी संप्रभुता का क्या है, उल्लंघन हो रहा है। इसके कारण कनाडा के राजदूत का क्या होता है, निष्कासन हुआ और ओटावा से सऊदी अरब के राजदूत को भी वापस बुला लिया। मतलब दोनों ने एक दूसरे के राजदूत को वापस बुला लिया गया। दोनों देश के बीच में व्यापार भी खत्म, उड़ानें भी कैंसिल, जो छात्रवृत्तियां थी उसको भी निलंबित कर दी दोनों देशों ने। यानी कुल मिलाकर के इनके आपस में जो रिश्ते थे वो खराब हो गए। ठीक है, कनाडा ने ट्वीट कर दिया, क्यों, क्योंकि वहां पर जो महिला अधिकार कार्यकर्ता थे उनकी तत्काल रिहाई को लेकर के कुछ इसने ट्वीट कर दिया, बात वहीं बिगड़ गई। तो उसने कहा कि तो मेरी संप्रभुता का उल्लंघन है और दोनों देश एक दूसरे से हट गए। ठीक है, अब जब एपेक का सम्मेलन हुआ है नवंबर में, तब उन लोगों ने फिर से चर्चा की और उन्हें लगा कि नहीं अब हमें संबंधों को, आखिर कब तक नाराजगी कब तक रहेगी, स्टार्ट करते हैं संबंधों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैंने कहा था ना कि एपेक क्या, हम लोग देखेंगे, यहां पर देख लेते हैं कि एपेक क्या है। एपेक क्या है, ओके, एपेक देखते हैं कि क्या है। चलिए, एपेक एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। ओके, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका सिंगापुर में है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, आपको नाम ही पता है, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, एशिया पैसिफिक है। ओके, तो 21 सदस्य इसकी अर्थव्यवस्थाएं हैं। शुरुआत 1989 में हुई थी और मुख्यालय सिंगापुर में है। तो क्लियर, समझ में आया कि क्या हुआ था मुद्दा, कुछ नहीं, बस एक महिला को लेकर के वहां पे मुद्दा छिड़ गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ सवाल अगर बनेगा तो केवल इतना इस तरह से कि किन दो देशों के बीच में पूर्ण राजनयिक संबंध जो है बहाल किए गए हैं, तो सऊदी अरब एंड कनाडा के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है ने पशुधन, जलीय कृषि और रेशम उत्पादन क्षेत्रों के लिए क्या किया है, बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। ओके, किसके किसके लिए है, पशुधन के लिए है, जलीय कृषि और रेशम उत्पादन के लिए। यही पूछ देगा सवाल, यही पूछ देगा कि एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किन किन क्षेत्रों के लिए अपना बीमा प्रोडक्ट दे रही है। तो ध्यान रखिएगा, पशुधन, जलीय कृषि और रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। ओके, रेशम उत्पादन, इनके लिए क्या है, बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। IRDAI, ओके, IRDAI ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, किसको, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, कि ये तीनों जो वर्ड है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रेशम उत्पाद, जलीय कृषि और पशुधन क्षेत्रों के लिए उत्पाद पेश करने के लिए क्या किया है, लाइसेंस प्रदान किया है। ओके, IRDAI के द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को 3 प्रोडक्ट का, रेशम उत्पादन, जलीय कृषि और पशुधन क्षेत्रों के लिए उत्पाद पेश करने के लिए एक लाइसेंस दिया गया है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने पहले भी क्या किया है, चलो अभी तो उसने लाइसेंस से प्रदान किया है, पहले भी उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओके, फसल बीमा है ये, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो बीमा की राशि दी जाती है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, तो उसमें बाजार में 50% बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है। किसने, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने। ओके, कितना, 50%। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना चल रही है, वो भी तो जो योजना है उसमें कितना है इंश्योरेंस, कितना लोग करवा रहे हैं, कितने किसानों का, तो करीब करीब उसने भी मार्केट में, यानी मार्केट यहाँ बाजार कहने का मतलब है कि 50% जो किसान है उसके तहत वो कवर कर लिया है। यानी ये एक अच्छा चल रहा है इंश्योरेंस जो बीमा कंपनी है, इसका सही मतलब हम कह सकते हैं कि काफी कारगर, ओके, कारगर दिशा में ये काम कर रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके साथ ही।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का पूंजी का आधार कितना है? 200 करोड़ रुपए है और इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। इंश्योरेंस कंपनी को कब? 2002 में लॉन्च किया गया था। और पूंजी का आधार कितना बता रहा है? पूंजी का आधार बता रहा है करीब 200 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी देख लेते हैं, यह एक क्या है? इंश्योरेंस जो कंपनी है एग्रीकल्चर की, वो है क्या? सरकारी स्वामित्व वाली कृषि बीमा कंपनी है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय न्यू दिल्ली। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। किसके? वित्त मंत्रालय के। किसके अधीन आता है ये? वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। ओके, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इकोनॉमिक्स में क्या करता है? इकोनॉमिक्स में करंट के इश्यूज को उठाता है ना? कैसे उठाता है? कुछ उसका रहेगा, कुछ पूछ लेगा, समिति को लेकर के पूछेगा, किसी कोई समिति को दे देगा और दूसरा चीज है समिति वगैरह पूछेगा तो चलो वो तो फैक्ट हो गया, लेकिन जो करंट से इकोनॉमिक्स को उठाता है वो ऐसा ही उठाता है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में दे सकता है कि किसके अंतर्गत, मतलब किस मंत्रालय के अधीन है ये? तो वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ओके, नई दिल्ली में है। चलिए, और इसका कब लॉन्च किया गया था? तो 2002 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसकी कितनी है आधिकारिक पूंजी? कितनी है? 200 करोड़ रुपए है इसका पूंजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2003 को अपना व्यवसाय संचालन इसने शुरू किया था। कब स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 2003 से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, इसके साथ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, है ना? और उसमें ये काफी सफल भी हो रहा है। अगर इसने मार्केट 50% पकड़ लिया है ना, क्योंकि वहां लिखा था ना कि 50% इसने करीब बाजार को पकड़ा हुआ है, तो ये काफी सफल हम इसको मान सकते हैं। इसको एक क्यों? क्योंकि बीमा अधिक से अधिक किसान करवा रहे हैं अपने फसलों को लेकर के, तो बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये एक अच्छी चीज है। पॉजिटिव जो हमारा देखने का नजरिया होगा उसको लेकर के वो एक पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है कि 25 मई को 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो हमें यहाँ पे देखना क्या क्या है, किसको किया गया है? 3 भारतीय सैनिक हैं। और वो 3 भारतीय सैनिक कौन कौन है? 3 भारतीय शांति सैनिकों को, 3 भारतीय, ठीक है, शांति सैनिकों को किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कौन सा दिया गया है? डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल। ओके, डैग हैमर। और कौन किसे किसे दिया गया है? 3 भारतीय कौन है? तो जो सीमा सुरक्षा बल पे, यानी जो बीएसएफ पे जो होते हैं भारतीय, ओके, बीएसएफ के हेड कांस्टेबल कौन है? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और संवाली राम बिश्नोई, ये दोनों शामिल हैं। 3 भारतीयों में से 2 तो यहाँ हो गए जो बीएसएफ में हैं। कौन कौन है? शिशुपाल सिंह और राम बिश्नोई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली क्यों दिया गया? तो इन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया था। कांगो गणराज्य में क्या किया था? स्थिरीकरण संगठन जो है उस मिशन के साथ काम किया था। और इतना ही नहीं, इन दोनों की क्या होती है? डेथ भी हो जाती है। देखिए कैसे, आगे देखिए, युगांडा के साथ, इस लाइन को अभी नहीं, इसके बाद देखिएगा, युगांडा के साथ कांगो सीमा, युगांडा के साथ क्या है? कांगो सीमा, ओके, के पूर्वी शहर गोमा, युगांडा के साथ कांगो सीमा के पूर्वी शहर में गोमा में संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन, किसका प्रदर्शन चल रहा था? तो संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन के दौरान मारे गए 5 लोगों में कौन कौन शामिल थे? 5 लोगों में ये सिंह, यानी सिंह का मतलब क्या हो गया? शिशुपाल सिंह, शिशुपाल सिंह शामिल थे, शिशुपाल सिंह और बिश्नोई शामिल थे। ओके, जो राम बिश्नोई हैं, राम बिश्नोई वो शामिल थे, राम बिश्नोई ये दोनों शामिल थे। कहाँ पर? युगांडा के साथ कांगो सीमा का जो पूर्वी शहर है गोमा, वहां पर संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन में 5 लोग मारे गए थे और उसमें ये 2 भी शामिल थे। सिंह जो हैं, ये सिंह कहाँ के हैं? शिशुपाल सिंह सीकर के रहने वाले हैं, सीकर, और बिश्नोई बाड़मेर के रहने वाले थे, बाड़मेर के, बिश्नोई बाड़मेर के रहने वाले थे। ओके, यानी दोनों ही राजस्थान के रहने वाले थे। अब तीनों भारतीयों में हमने 2 की बात तो कर ली। अब जो तीसरे वाले भारतीय हैं वो कौन है? शब्बर ताहिर अली, शब्बर ताहिर अली।
वह क्या उनको क्यों दिया गया है, ये जो दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है, क्यों? तो उन्होंने इराक के लिए, किसके लिए? इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता मतलब ये क्या? असैनिक क्षमता में ये कार्यरत थे। ओके, इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता में ये कार्यरत थे। ओके, तो शब्बर, ताहिर अली, 3 लोगों का नाम को याद रखिएगा। 3 वो भारतीय थे जिनको डैग हैमरस्कल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डैग जो ये हैमरस्कल्ड है वो कौन सा सम्मान है। तो भारत ने पहली बार, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, भारत ने पहली बार 1950 में, ओके, 1950 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लिया था। भारत ने भाग लिया तभी तो इसके 3 सैनिक वहां गए ना। तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कब भारत ने भाग लिया था? 1950 में। डैग हैमरस्कल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को दिया जाने वाला, किसको? सर्वोच्च सम्मान है शांति रक्षकों को, जो शांति बनाए रखने वाले हैं। तो क्या बोल सकते हैं, जो डैग हैमरस्कल्ड मेडल है ये एक शांति रक्षकों को दिया जाता है, शांति बनाए रखने के लिए, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त यूएन के। इसका नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे एक महासचिव थे, डैग हैमरस्कल्ड, उन्हीं के नाम पर इनका ये मेडल का नाम रखा गया है। इस साल यूएन पीस कीपिंग की, ठीक है, 75th वर्षगांठ है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे 29 मई को मनाया जाता है। ये बहुत एक अच्छा न्यूज़ में है, ये आ भी सकता है। इसे एक बार और देख लीजिएगा, मैंने बताया है थोड़ा सा कुछ नाम ऐसा हो सकता है दिमाग में ना बैठे, एक बार और देख लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी तो मैं क्लास में आप लोग को रिवाइज करवाऊंगी ही। जहाँ कभी ऐसा कुछ लगा, अगर कहीं सऊदी अरब या कनाडा का नाम आ गया या फिर ऐसे कुछ आया कि 3 भारतीयों का नाम आया, तो मैं उसको एक बार बता दूंगी। ठीक है, कि डैग हैमरस्कल्ड मेडल क्यों दिया जाता है? तो शांति रक्षकों, नाम इतना बड़ा है, डैग हैमरस्कल्ड। ओके, तो ये किस लिए रखा गया? तो ये कौन थे? तो ये यूएन के जो महासचिव थे, दूसरे महासचिव, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है, शांति रक्षकों के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 मई को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया गया। बस केवल इतना ही है ना, इसमें केवल इतना ही और कुछ नहीं है। चलिए, इसमें केवल इतना ही। 25 मई को मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। इनके द्वारा केरल को क्या कर दिया गया? केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया गया। कंप्लीट ई गवर्नेंस मतलब ई गवर्नेंस यानी डिजिटल हो गया पूरा, जो जितना भी उनके प्रशासन जुड़ा हुआ सब कुछ क्या कर उन्होंने डिजिटल कर दिया, ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया। ओके, बस केवल इतना ही केरल को किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन के द्वारा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। चलिए, ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये इश्यूज आज कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? निम्नलिखित में से कौन 25 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमरस्कल्ड मेडल से सम्मानित 3 भारतीय शांति सैनिकों में से एक नहीं है? मैंने भी आप लोग को कहा था कि क्वेश्चंस जो है आपके बन सकते हैं, तो पूछ लिया कि 3 भारतीयों में से कौन एक नहीं है। सच ए वेरी नाइस क्वेश्चन है ना। तो इसमें कौन नहीं होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है शिशुपाल सिंह, ऑप्शन बी संवाली राम बिश्नोई, ऑप्शन सी सब्बर ताहिर अली एंड ऑप्शन डी सूरवीर सिंह सोलंकी। तो ये डी इज द राइट आंसर, ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये 3 भारतीयों का नाम को याद रखिएगा। 3, शिशुपाल सिंह, संवाली राम बिश्नोई, इन दोनों की तो डेथ हो गई, और जो सब्बर ताहिर अली हैं ये हैं इराक पे। इन्होंने कहाँ किया था? इराक में किया था। और इन दोनों का संबंध कहाँ पर है? कांगो, युगांडा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास को अगले स्तर तक ले जाने के लिए डैश की मदद से इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल की स्थापना करेगी। तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी एनपीसीआई एंड ऑप्शन डी नीति आयोग। मैंने भी कहा था कि अरुणाचल जो प्रदेश है उसके डेवलपमेंट के लिए अरुणाचल क्या किया जा रहा है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल स्थापित किया गया है, और इसमें सहयोग कौन दे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग इसमें सहयोग दे रहा है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी का, ठीक है, जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य एंड ऑप्शन डी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये है कहां पर? यह है उदयपुर में, उदयपुर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को स्कॉच सिल्वर? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ को मिला है, चंडीगढ़ को दिया है। ठीक है, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को स्कॉच सिल्वर दिया गया है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ को दिया गया है। ओके, चंडीगढ़। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? ठीक है, किसने किया है अपना चुनाव जो हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा? ऑप्शन ए रॉन डिसांटिस, ऑप्शन बी मार्क ड्रैकफोर्ड, ऑप्शन सी क्रिस्टीना मूर एंड ऑप्शन डी पीटर फेरब्राचे। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रॉन डिसांटिस ये कहाँ का है? फ्लोरिडा का है, फ्लोरिडा। कहाँ का है ये? फ्लोरिडा का है। ओके, फ्लोरिडा का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है? किसने किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी आईबीएम एंड ऑप्शन डी टीसीएस। तो किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी चैटबॉट और जुगलबंदी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ICS 2023 में सिर्फ 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के जो 61st एडिशन में कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 25th, ऑप्शन बी 50 AI, ऑप्शन सी 75 AI एंड ऑप्शन डी 100वां। तो कौन सा दिया गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी 75th पोजीशन इसका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में ही नए राजदूत नियुक्त करने और पूर्ण राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब और कनाडा, ऑप्शन बी सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब और कनाडा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने मंदी की स्थिति में प्रवेश किया है? मंदी की स्थिति में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो क्या होगा? जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, कृषि बीमा कंपनी ने डैश क्षेत्रों के लिए बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? क्वेश्चन आ गया। तो क्या होगा? ऑप्शन ए पशुधन, ऑप्शन बी जलीय कृषि, ऑप्शन सी रेशम उत्पादन एंड ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो राइट आंसर ऊपर के सभी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए, तो ये हो गई हम लोगों की MCQs भी कंप्लीट हो गई और आज का करंट अफेयर्स का सेशन खत्म हो गया। अगर आप लोगों को किसी प्रकार के कोई डाउट्स है, हाँ कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई भी आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग से, हाँ एक स्टूडेंट का और एक और इशूज़ था कि मैं RS की तैयारी करना चाहता हूँ, RAS की, ठीक है, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि अगर देखिए आपका क्या है ना, एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको इंग्लिश की क्या होगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम कैसे कर पाएंगे। जहाँ इंग्लिश कंपलसरी है वहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि दिमाग में ये लाए बिना कि कैसे करूँगा, नहीं हो पाएगा, मुझे तो तैयारी करना है, तो तैयारी में लग जाइए। क्यों नहीं होगा? जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में है तो वो चीज़ें तो चेंज नहीं हो पाएगी। जो क्वालिफाइंग करना है आपको करना ही है ना। तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि नहीं हो पाएगा, आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल होगी। हाँ, और इसके साथ और जो कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोगों को बिल्कुल रिप्लाई मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो एक क्लास एवरीडे 6 o'clock, ओके, और कुछ टाइम के बाद ये क्लास लाइव भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग में से जितने लोग भी अगर लाइव क्लास इसको अटेंड करना चाहें तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा, ओके, तभी मैं इसकी लाइव को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स रहने भी चाहिए, देखेंगे तभी लाइव क्लास चलेगी ना। तो जैसा हो आप लोग मुझे बताइएगा,
कि अगर ऐसा होता है लाइव क्लास अगर आप लोगों को लेना हो तो मैं बहुत जल्द ही इस क्लास को स्टार्ट कर दूंगी और एवरीडे ये क्लास आप लोगों को मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाया करेगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में नए नए इशूज़ के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वन मोर थिंग, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।